नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे अधिगम के प्राथमिक नियम। देखिए, जब हम शिक्षण के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे शिक्षार्थियों को सही स्वरूप में अधिगम हो पाए। जो भी कुछ हम देना चाह रहे हैं वो उन तक पहुंच पाए। तो कैसे पहुंचेगा, इसके कुछ नियम हुआ करते हैं। उन आधारों का यदि हम ध्यान रखेंगे, उन नियमों का हम ध्यान रखेंगे तो हम बच्चों में अधिगम क्षमता को, उनकी ग्राह्य क्षमता को बढ़ा पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि क्या नियम होते हैं। देखिए, अधिगम की जो 3 नियम हुआ करते हैं। पहला होता है तत्परता का नियम, दूसरा होता है अभ्यास का नियम और तीसरा होता है प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, प्रभाव, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आइए इसको हम एक एक करके सही तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। और देखिए, डॉक्टर जे.एन. सिन्हा ने सबसे पहले तत्परता का नियम दिया, उसके बारे में दैहिक दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या की। और आपने कहा कि किसी प्रतिक्रिया को सीखना बोध एवं स्नायु कोशिकाओं की तत्परता पर निर्भर है। देखिए, हम अभी तक मानते हैं कि सिर्फ मस्तिष्क सीखने के लिए काम करता है ना। और जो हमने पहला प्रभाव कहा, तत्परता का नियम, और उसको जो भी कुछ कहा जा रहा है उसकी जो प्रतिक्रिया हो रही है या जो सीखने का जो बोध हो रहा है, जो हमारे स्नायु तंत्र हैं, उनकी जो कोशिकाएं हैं वो कितना उसके प्रति तत्पर हो पाई, उस पर निर्भर है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में जब तत्परता होगी तभी संभव हो पाता है, अन्यथा यह संभव नहीं हो पाता। जैसे हम ये कोशिश करें कि हमने यदि 2 वर्षीय बालक को लिखना सिखाना है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि वो तत्पर नहीं होता। उसकी शारीरिक कोशिकाएं जो हैं, उसकी जो संवेदी तंत्रिकाएं जो हैं, वो उस वक्त तत्पर नहीं है उसको सीखने में, वहाँ संतुलन नहीं बन पा रहा। तो उस वजह से हमें वहाँ बच्चे को उतना तत्पर करना आसान नहीं हो पाता। तो ये तभी संभव है कि जब जो हम चाहते हैं बच्चा भी तत्पर हो और उसके बाद ही वो उस चीज़ को अधिगम कर पाएगा। तो तत्परता को हमें पैदा करना पड़ेगा। अब हम कैसे करेंगे? देखिए, इसके पहले हमें क्या करना होगा, बालकों की रुचि, क्षमता या उनकी जो योग्यता है उसको पहचानने का प्रयत्न करेंगे और उस स्तर पर जाकर उस बालक के भीतर स्पंदन पैदा करेंगे। तब जाके वो बच्चे भी एक स्पंदित हो पाएंगे उस विषय वस्तु के प्रति। उनके अंदर एक जाग पैदा हो पाएगी, जिसे हम कहेंगे वो तत्पर हो पाएगा। वो तभी संभव होगा कि जब हमारा प्रयास उसकी क्षमता, उसकी रुचि, उसकी योग्यता के आधार पर होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे हम यदि कोई भी नवीन ज्ञान देने जाते हैं बच्चों को, तो हमको क्या करना, उस विषय वस्तु से संबंधित मानसिक रूप से पहले तत्पर होने को प्रेरित करना पड़ेगा। अब जैसे ये कहें कि हमें जब हमारा रुचि का भोजन मिलता है तो हमारा मस्तिष्क तत्पर होता है और हमारे मुंह में एक लार ग्रंथियाँ कार्य करने लगती, सलाइवरी ग्लैंड्स काम करने लगती हैं और वहाँ से स्राव होने लगता है, जिसे हम लार कहते हैं। तो वो भोजन उसके भीतर लपट जाता है और जब वो आहार नाल की तरफ प्रवेश करता है तो उसका पाचन प्रारंभ होता है। यदि वो हमारी संवेदी तंत्रिकाएं मस्तिष्क से उस सलाइवा का सिक्रीशन नहीं करेंगी, उस लार का सिक्रीशन नहीं करेंगी, तो वो भोजन उतना पचनशील नहीं हो पाएगा। उसको पचाने के लिए हमारे आमाशय को बहुत अधिक काम करना पड़ेगा। पच भी पाएगा या नहीं, उस पर थोड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है।
तो ये ठीक उसी तरह से है कि भोजन को पचाने के लिए तत्परता कहाँ से आई? मस्तिष्क से, कि वो उसकी पसंद का था, इसीलिए उसको हम बड़े आकर्षक रूप में, सुगंधित रूप में भोजन को परसने का काम किया करते हैं। मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये चीज़ भी यदि जैसे नहीं हो पाई तो हम कैसे करें? तो हम प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं बच्चों के साथ में, या कोई दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से भी हम बच्चों में उस विषय वस्तु के प्रति तत्परता को पहले पैदा कर सकते हैं। उसके अंदर एक बोध पैदा कर सकते हैं कि वो किस तरीके से उसके प्रति जागरूक हो पाए। जब हम प्रश्न उत्तर बच्चे के साथ करेंगे तो एक स्वाभाविक तौर में उसके भीतर कुछ जिज्ञासाएं पैदा होंगी और वो उससे जुड़ा हुआ आगे का प्रश्न करेगा और सीखने को तत्पर हो जाएगा। ये छोटा सा उदाहरण, जैसे अभी मैंने एक छोटी बच्ची के साथ देखा, वो बच्ची गा रही थी गीत, बड़ा सुंदर सा गीत, अभी बहुत प्रचलन में है कि राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी। मैंने उस बच्ची का नाम शुरू किया, जैसे उसका नाम था चारू। चारू आएगी तो अंगना सजाऊंगी, चारू आएगी तो अंगना सजाऊंगी। तुरंत वो तत्पर हो गई, उसने उन बोलों को समझकर वो तत्पर हो गई, नया गाना लिख दिया और उसने चारू की जगह मेरा नाम कर दिया कि चेतना आएगी तो अंगना सजाऊंगी। तो देखिए, मैं उसको क्या सिखाना ये नहीं चाह रही थी, पर मैं चाह रही थी कि उसको सजगता से वो ग्रहण करे, उसके बोलों पर उसका ध्यान जाए और वो चीज़ गई। तो सिर्फ इस वजह से ना कि वो स्वयं अंदर से तत्पर हुई, उसकी जो रुचि थी उसको जैसे जागृत किया तो तत्पर हो गई, तत्पर हुई तो अधिगम स्वाभाविक हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा नियम था वो अभ्यास का नियम। देखिए, हम किसी भी चीज़ को सीखने सिखाने का काम करते हैं और सीख जाते हैं, अधिगम कर लेते हैं जिसको कहते हैं, और वो अधिगम या सीखना अलग अलग बिंदु है। आप तो जानते हैं, पिछले वीडियो में बताया ही था, वो तब हो पाता है जो सीखे गए विषय वस्तु का हम अभ्यास करते हैं, और वो अभ्यास भी निरंतर होना चाहिए, मतलब अभ्यास की भी निरंतरता जो है वो आवश्यक है। थॉर्नडाइक ने इस नियम का जो प्रतिपादन किया था, अभ्यास के नियम का, उन्होंने कहा था कि जिस क्रिया की पुनरावृत्ति होगी उसके चिन्ह मस्तिष्क में सुदृढ़ हो जाएंगे। और इसके भी दो उपनियम हैं। पहला होता है उपयोग का नियम और दूसरा होता है अनुप्रयोग का नियम। देखिए, उपयोग का नियम मतलब ये कि जिस चीज़ का हम अभ्यास कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। यदि वह विषय वस्तु हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो हम उसका अभ्यास की जो बारंबारता है उसको नहीं बना पाते, और बारंबारता बनाते हैं तब भी हम अधिगम नहीं कर पाते। और ऐसा आप लोगों ने अपने क्लासरूम में देखा होगा कि जब किसी शिक्षक ने कहा होगा कि इस विषय को या इस टॉपिक को 10 बार लिखो और आया होमवर्क करो, गृह कार्य करो, और आपने उस शिक्षक के डर के मारे धड़ 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 किसी दूसरे की कॉपी ली और उसकी नकल मार दी, काम पूरा कर लिया आपने, अभ्यास कर लिया आपने, पर उसका जो उपयोग था वो आपके लिए नहीं था, आपने शिक्षक के लिए किया था। वो आप सीख नहीं पाएंगे, अधिगम नहीं कर पाएंगे। सीख तो गए हैं, अधिग्रहित नहीं कर पाएंगे, मतलब अधिगम नहीं हुआ, क्योंकि वो जो अभ्यास था उपयोग के नियम के अभाव में अधिगम नहीं हो पाए। अभाव का उपयोग मतलब वो चीज़ मेरे दैनिक जीवन में उपयोग में आ भी रही है या नहीं, मतलब मैं उसको प्रयोग कर पा रहा हूँ क्या, मैं कर पा रही हूँ क्या, तो तब जाके मेरा जो अभ्यास है वो सफलता की पायदान चढ़ता है। तो ये है अभ्यास का उपनियम, जिसे हमने कहा उपयोग का नियम। दूसरा नियम हमने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा, सॉरी, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब यदि सारी बातें समान हो पर उसके बावजूद भी वो क्रिया अनुपयोगी हो तो क्या होता है कि जो संयोगों का निर्धारण है उसमें वो क्षीण हो जाती है।
जब संयोगों का निर्धारण नहीं हो पाया, संयोग बन नहीं पाए, तो जो अभ्यास है वो क्षीण हो जाता है। तो इसे हमने कहा अनुप्रयोग का नियम, कि जैसे हम लोग अक्सर करके मैंने देखा छोटी क्लासों में, जब हम 7th 8th में पढ़ते थे और हमें पत्तियों का श्वसन क्रिया पढ़ाई गई थी और बताया गया था चित्र के माध्यम से कि पत्तियां इस तरह से श्वसन करती हैं, पर बाकी उसको हमने व्यावहारिक रूप में नहीं देखा, न हमने अपने घर में उसको कभी इस तरह से महसूस किया किसी प्रायोगिक के तौर पे। तो धीरे धीरे हम उस चीज़ को भूल गए। क्यों? क्योंकि हमको लगा था ये सब क्या काम क्या है, हमारे तो उपयोग में ही नहीं आ रहा था। वो अधिगम हमारे लिए अधिगम बना के नहीं रह पाया। इसे हमने कहा अनुप्रयोग का नियम। ठीक है, सब कुछ था, हमने अभ्यास भी किया था, पर वो अनुपयोगी होने की वजह से हम उसको अनुप्रयोग अपने दैनिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए चीज़ों में नहीं कर पाए थे। तो वो जो अभ्यास करना भी हमारे लिए निरुपयोगी हो गया था। तो इस तरह से हमने ये देखा अभ्यास का नियम, कि अभ्यास हमें दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरणों के माध्यम से करने का जब अवसर मिलता है, तो वो चीज़ हम अधिगृहित बड़ी सहजता से कर पाते हैं, अन्यथा नहीं हो पाता। देखिए, इसी से जुड़ा हुआ जो तीसरा नियम आया था, प्रभाव का नियम। प्रभाव का जो नियम है, मतलब जो हम अधिग्रहण कर रहे हैं, जो अधिग्रहित हम कर रहे हैं, उसका अपना क्या प्रभाव है। मतलब संबंधित विषय वस्तु के साथ उस प्रक्रिया का हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मतलब जो विषय वस्तु हम कर रहे हैं, जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं, उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आप लोगों ने अक्सर करके देखा होगा, जिम वगैरह जाते हैं या स्विमिंग करते हैं या दौड़ लगाते हैं और थोड़े टाइम बाद अपना वेट चेक करते हैं और लगता है कोई असर ही नहीं हो रहा, कोई असर ही नहीं हो रहा, मेरा वेट तो वही है जितना था। तो धीरे से वो प्रक्रिया जो अभ्यास की हो रही थी, उसका जो प्रभाव है, वो जो क्रिया है, वो छूट जाता है। उसका जो प्रभाव है वो कम हुआ, तो हमारा वो अधिगम भी पीछे छूट जाया करता है। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो क्रिया, उसके प्रति जो प्रतिक्रिया हो रही है, उससे हमें आत्मसंतोष प्राप्त हो रहा है या नहीं। मतलब हाँ, यहाँ वो संतुष्टि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम जो क्रिया कर रहे हैं, उसका जो अभ्यास भी कर रहे हैं, उससे यदि हमें आत्मसंतोष मिल रहा है, तब वह संतुष्टि उस विषय वस्तु को हमारे भीतर अधिग्रहित करने में मददगार होती है। हम उसको अधिगम कर पाते हैं। और यदि उस अभ्यास के दौरान हमें आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पा रही, तो धीरे धीरे वो विषय वस्तु, वो ज्ञान जिसका हम अभ्यास कर रहे थे, हमारी स्मृतियों से विस्मृत हो जाता है और हम उसे भूल जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये तीनों नियम आज पूरी तरह से स्पष्ट हुए होंगे आपको अपने कक्षी शिक्षण में इनका प्रयोग करना है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।